स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। व्यापार और विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, डी. विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यापार और विकास रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह वर्तमान आर्थिक रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के प्रमुख नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण करती है तथा विभिन्न स्तरों पर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुझाव देती है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत परिसंपत्तियों के उदाहरण है? 1. ग्रामीण भारत में कृषि भूमि। 2. भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी शेयर। 3. जीरो कूपन बॉन्ड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूंजीगत परिसंपत्तियां। नीचे सूचीबद्ध परिसंपत्तियां यदि 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रखी जाती हैं तो उन्हें पूंजीगत परिसंपत्तियां माना जाएगा। भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी या वरीयता शेयर। भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां आदि। जीरो कूपन बॉन्ड। ग्रामीण भारत में कृषि भूमि पूंजीगत परिसंपत्ति की श्रेणी में नहीं आती, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह शेयर जारी करके सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को लक्षित करता है। 2. यह निवेशकों द्वारा शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक भुगतान किए गए प्रीमियम पर लगाया गया था। 3. इसे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए पेश किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंजल टैक्स यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके किए गए निवेश को लक्षित करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे निवेशकों द्वारा शेयरों के उचित बाजार मूल्य से ऊपर भुगतान किए गए प्रीमियम पर लगाया गया था। इसे अन्य स्रोतों से आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसे कराधान के अधीन किया गया था, अतः कथन 2 सही है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग और अघोषित धन के प्रवाह से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कर संग्रहण में उछाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. आर्थिक विकास को कम किए बिना कर दरों को बढ़ाने की सरकार की क्षमता। बी. कर दर में परिवर्तन के लिए कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता। सी. कर राजस्व की वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के बीच संबंध। डी. स्थिर आर्थिक वातावरण में राजस्व उत्पन्न करने के लिए कर प्रणाली की क्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर संग्रहण में उछाल। कर संग्रहण में उछाल सरकार की कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में परिवर्तन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती है, सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता जाता है। जब कोई कर प्रणाली कर दर में किसी भी बदलाव के बिना अधिक राजस्व संग्रह या एकत्र करती है तो इसे कर संग्रहण में उछाल माना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952। 2. कर्मचारी पेंशन योजना 1995। 3. कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। उपर्युक्त में से कौन सी योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित की जाती हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय न्यासी बोर्ड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत अस्तित्व में आया। अधिनियम और इसकी सभी योजनाओं का प्रशासन केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड 3 योजनाएं संचालित करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू किया जा रहा है। 2. इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। 3. अन्नपूर्णा योजना उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है जो इसके पात्र हैं लेकिन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आदि है, अतः कथन 2 सही है। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो पात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ से वंचित रह गए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। बी, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सी, यह भारत में अधिकांश बच्चों की 2 सबसे बड़ी समस्याओं यानी भूख और शिक्षा को संबोधित करता है। डी, यह एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आने वाली कई योजनाओं में से एक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना यह शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह भारत में बहुसंख्यक बच्चों की 2 प्रमुख समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का समाधान करता है तथा इसके लिए पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करता है। यह एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आने वाली कई योजनाओं में से एक है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम अवधारणा के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, किसानों को अपने स्वयं के बीजों का उपयोग करने और अन्य स्रोतों से बीज न खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, किसानों को सही समय और सस्ती कीमत पर दूसरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित करना। सी, कुछ गांवों को विशेष रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए नामित करना। डी, गांव के उद्यमियों को प्रौद्योगिकी और वित्त प्रदान कर बीज कंपनियां स्थापित करने में सहायता करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीज ग्राम अवधारणा यह एक रणनीति है जिसका उद्देश्य बीज उत्पादन और वितरण में सुधार करना है। इसमें शामिल है स्थानीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के संदर्भ में शिक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि ये किसान उच्च गुणवत्ता वाले और सस्ते दोनों तरह के बीजों का उत्पादन करें, यह सुनिश्चित करना कि ये बीज क्षेत्र के अन्य किसानों को सही समय और लागत पर उपलब्ध हो, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में प्रस्तुत किया गया था। 2, जुलाई 2024 तक 6 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की गई हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची उन वस्तुओं की सूची है जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल केवल घरेलू निर्माताओं से ही खरीद सकते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र या DPSU शामिल है। इस अवधारणा को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रमुख प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों, शस्त्र प्रणालियों, सेंसर और युद्ध सामग्री के लिए आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 346 रक्षा वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी जांच शक्तियां प्राप्त करता है। 2, इसकी निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाती है। 3, यह इंटरपोल सदस्य देशों के साथ जांच के समन्वय के लिए नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो संस्थानम समिति की भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के बाद सीबीआई की आधिकारिक स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी जांच शक्तियां प्राप्त करता है, अतः कथन 1 सही है। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के संदर्भ में सीबीआई की निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 सही है। यह इंटरपोल सदस्य देशों के साथ जांच के समन्वय के लिए नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 3 सही है। सीबीआई का निदेशक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का पुलिस महानिरीक्षक भी होता है, जो संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित OJ-287 निम्नलिखित में से किससे निकटता से संबंधित है? ए कुइपर बेल्ट में एक नव चिन्हित धूमकेतु, बी एक गामा रे विस्फोट, सी मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष मिशन, डी एक सुपर मैसिव बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक सुपर मैसिव बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। OJ-287 एक आकाशगंगा है जो लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और ये अपनी अतिविशाल बाइनरी ब्लैक होल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत सहित 10 देशों के 32 वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन में आकाशगंगा OJ-287 में एक बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे एक छोटे ब्लैक होल की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। यह खोज नासा के TESS उपग्रह का प्रयोग करके की गई थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय समेकन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करने की प्रक्रिया, बी सरकारी व्यय बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का विस्तार करने की प्रक्रिया, सी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करने की रणनीति, डी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने की प्रथा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।